नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। मेरे साथ हैं कमलेश जी और सेठी सर। और आज हम बात करेंगे जनरली इकोनॉमी के बारे में, टैरिफ के बारे में और स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में। तो नमस्ते कमलेश जी एंड वेलकम। कमलेश जी एक नमस्ते मैडम। एक्सपर्ट। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार कमलेश जी। तो सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। सुबह का टाइम है, 10 बजे है और बाजार जो है वो नीचे नजर आ रहा है। सिक्स्थ डे इन रो के बाजार नीचे है। सेंसेक्स इज 239 पॉइंट्स डाउन एट 80,920। और निफ्टी जो है 71 पॉइंट्स डाउन है एट 24,819। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: टाइटन कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स: टाटा मोटर्स, लार्सन, हीरो मोटोकॉर्प, Maruti Suzuki and JSW Steel. Top five losers at this hour: Asian Paints, Infosys, Power Grid Corp, Tech Mahindra and IndusInd Bank. तो सर, कमलेश जी आप बताना चाहेंगे पहले कि मार्केट जो है लगातार आज 6 डे है, क्यों हम बाजार को लगातार नीचे देख रहे हैं? रिया जी, अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। पिछले शुक्रवार को जब हम मिले थे हम्म। तब स्थिति यह थी कि मार्केट लगातार 4-5 दिन ऊपर था। जी। और तब भी मैंने ये कहा था कि जब ये अनिश्चितताओं का दौर है तो मार्केट को कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड, कोई एक दिशा नहीं है। हम्म। और स्वाभाविक रूप से नैरो रेंज में मार्केट चलता रहता है। हम्म। इन्वेस्टर्सों का एक जो वर्ग है, एक क्लास जिसे हम कहते हैं, वो हम्म। डेली ट्रेडिंग करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं। तो हम्म। उसमें वो बाई सेल की इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखने को मिलती है। तो कभी हमको 100, 200, 300 पॉइंट की प्लस माइनस और 2-4 दिन कंटिन्यूस बाइंग या 2-4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग हम्म। वो दिखने को मिलती है। जी। ऐसे कोई बड़ी असाधारण घटना मार्केट में है नहीं। जो हम्म। भी न्यूज आने थे, अच्छे कहो बुरे कहो, वो सब आ चुके हैं। मार्केट उसको झेल हम्म। रही है पिछले 4-6 महीने से। तो जी। मेरे विचार में ये फिलहाल जो मार्केट है उसमें बहुत ही सावधानी से, समझपूर्वक छोटे निवेशकों को काम करना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। जी। अब तो सर जो टैरिफ वॉर चल रहा है कई महीनों से, तो ऐसे में इंडिया जो है वो सप्लाई चेन शिफ्ट्स जो हो रहे हैं उसमें वेयर डज इंडिया पोजीशन इटसेल्फ? यह जी एक नया प्रकार का विश्व ने युद्ध देखा है, टैरिफ युद्ध। हम्म। तो ये एक सब पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग भारत के लिए, हम्म। ये एक कुछ नई घटना है। और लोगों ने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था, अगर आप मुझे पूछे तो। हम्म। जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है, जो वक्तव्य रहे हैं, हम्म। तो मैं तो आगे भी अपनी चैनल में एक बार कह चुका हूँ, आज फिर से कहूंगा कि वो एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज ज्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि आखिर वो है तो बिजनेसमैन। जी। अमेरिका के 10 बड़े बिजनेसमैनों में उनका नाम था। हम्म। तो वो बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं और उनकी ये अपेक्षा है कि दुनिया भर के देश हम्म। अमेरिका से, अमेरिका के ऑयल को खरीदे, अमेरिकन ऊर्जा खरीदे, अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदे। हम्म। क्योंकि ऐसा ना, बिजनेसमैन तो वही सोचता है कि मेरा माल सबसे ज्यादा बिके, बड़े दाम में बिके और मैं बड़ा मुनाफा कमाऊं। हम्म। तो ये स्थिति है ना, मेरे लिए मैं ये सोचता हूँ कि बिल्कुल असाधारण सी स्थिति है। हम्म। और भारत के सप्लाई चेन के हिसाब से देखिए, ऐसा है, भारत को जो इम्पैक्ट हो रही है ना, वो यहाँ हो रही है कि अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण, और मैं कहूँगा बड़ा, भारत का ट्रेड पार्टनर है। चाइना के बाद हम्म। नंबर 2 पर तो अमेरिका ही आता है। हम्म। और जिस प्रकार से उन्होंने अभी टैरिफ लगाई है 50%, तो हम्म। वो टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट हुआ है, होगा। लेकिन ये 3-4 महीने के समय के बाद भारत सरकार भी बहुत ही अच्छी तरह से इस परिस्थिति का मुकाबला कर रही है। हम्म। और सरकार भी अपनी तरह से अपने पॉलिसीज़ में बदलाव, कुछ ऐसे इकोनॉमिक स्टेप्स और कदम उठा रही है हम्म। जिससे कि भारतीय उद्योगों को, हम्म। भारतीय बिजनेसमैनों को, एक्सपोर्टर्सों को कोई ज्यादा बड़ी हानि न हो, उस दिशा में काम हो रहा है। तो हम्म। ये सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन मैंने जैसे कहा था ना पिछले हफ्ते भी, कि मैसेज तो यही आ रहा है हम्म। कि नवंबर के अंत तक हम्म। ये ट्रेड एग्रीमेंट अपना साइन हो जाएगा। हम्म। कहीं ना कहीं दोनों देशों के अधिकारियों, मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर, मेरी जानकारी है वहां तक अभी भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार से
संवाद चालू है, डायलॉग्स चालू है, निगोशिएशंस चालू है। और हम्म। मैं भी इस विषय में थोड़ा आशावादी हूँ कि नवंबर एंड तक हम्म। एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। जी। कमलेश जी, एक मेरा सवाल है आपसे। जी। जी। मेरा ये सवाल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं है। जैसे आपने बताया कि वैसे होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले श्राप श्राप दे देते थे, किसी से अप्रसन्न हो जाते थे उसको श्राप दे देते थे। तो हम्म। हमने रशिया से तेल खरीदा है, तो उसके लिए हमें अमेरिका ने श्राप दिया है। अब उस श्राप को कैसे दूर करना है उसका टोटका नहीं मालूम है लोगों को। तो उस वजह से क्या है, कोई भी मीटिंग है, डिसीजन हो नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि। पहले तो सेठी जी मैं एक बात कहूँ, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो वो ऋषि नहीं है। वो एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, कैलकुलेटिव माइंड वाले बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। तो उनका तो श्राप मैं नहीं मानता हूँ वो श्राप दे सकने की स्थिति में है भी, वो ऋषि है ही नहीं, पहली बात तो। अब यह है, उनके पास पावर है। तो दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र के वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्राध्यक्ष है, तो शक्ति है, उसका पावर है। लेकिन अब ऐसा होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति और व्यापार दो अलग चीज है। बिजनेस अपनी जगह पर होता है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होता है। और एक सुलझा हुआ राजनेता किसे कहते हैं? सुलझा हुआ राजनेता ऐसा होता है प्रेसिडेंट, कि जिनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी में तो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो राष्ट्र के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने प्रजा के वेलफेयर के लिए वो काम करे। और देखिए, दूसरा, कमर्स, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिक्स में फर्क कहाँ होता है? पॉलिटिक्स जो है वो एक राष्ट्र की सेवा का माध्यम है, जनता की सेवा का माध्यम है। बिजनेस जो है वो प्योरली एकमात्र मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट कमाना। तो जो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, आप देखे होंगे बड़े बड़े उद्योग गृह भी, उनका जो बिजनेस लॉस करता है वो यूनिट को बंद कर देते हैं। लेकिन राष्ट्र में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता। जनता के हितों के लिए उन्होंने, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कई ऐसे उपक्रम है, कई ऐसी योजनाएं हैं। भारत सरकारों को भारी लॉस झेलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीजें ऐसी है, रेलवे है, तो कई ऐसे उपक्रम है जो लॉसेस पे चलते हैं। लेकिन सामान्य आदमी को, आम आदमी को तकलीफें ना हो, उसके लिए वो लॉस में भी वो यूनिट चलाना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो ये होती है कि पूरे राष्ट्र के छोटे से लेकर बड़े लोगों के ऊपर उनके हितों का वो ध्यान रखे। और अब दुर्भाग्य से मैं कहता हूँ कि मैं तो पिछले 2-3 महीने से यही देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी जो वक्तव्य है, स्टेटमेंट्स है, वो प्रेसिडेंट से ज्यादा एक बिजनेस लीडर के वक्तव्य ज्यादा है। इसके लिए आज अमेरिका खुद भी एक, जैसे कहते हैं ना, कि मुश्किल भरी परिस्थिति से गुजर रहा है। दुनिया के अनेक देशों की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी इम्पेक्ट आई है। तो ये जो स्थिति निर्माण उन्होंने की है, मैं ये मानता हूँ कि ये लंबे समय तक, उनका कार्यकाल अभी 3 साल और बाकी है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इतना लंबा वो चल नहीं सकता। और मेरी अपनी ये राय है कि पहला 1 साल में, यानी दिसंबर जनवरी तक, तो विश्व के सारे देशों के साथ है ना, एक इकोनॉमी के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में कोई एक अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी। अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी जो सिचुएशन है, क्या इंडिया उसका फायदा उठा के कैन वी अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब? एब्सोल्युटली। मैं जो ये कह रहा था कि जैसा कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, क्राइसिस में एक नई अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। हम्म। तो ये क्राइसिस से अपने देश के लिए भी, देश के करोड़ों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। क्या हम्म। होगा देखिए, मैं पहले प्रिया जी एक H1B के ऊपर बात करना चाहूंगा। हम्म। अब H1B के ऊपर उन्होंने पहले ही सीधा $1 लाख की फीस लगा दी। हम्म। पहले दिन तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बाद में एक स्पष्टीकरण आया कि वो तो नए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा, ये एनुअल फी नहीं है, वन टाइम फी करके है। तो उस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन मैं तो ये सोचता था कि अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर तो ये आईटी सर्विसेज और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए ही होता। क्योंकि क्या होता कि अमेरिका में जितने जायंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जिन्होंने
लाखों भारतीय चाइनीज एम्प्लॉइयों को, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स को हम्म। अमेरिका में जॉब दिया है। वो भारत में, चेन्नई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं भी भारत के कहीं सिटी में भी जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छा एक सेंटर के रूप में उभरे हैं, वहाँ अपना उसका हब बना सकते थे। अमेरिकन जायंट कंपनियां यहाँ आके ऑपरेट करती, यहाँ भारत के लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। तो हम्म। ये जो एक स्थिति है ना भारत के लिए, ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये टैरिफ के रेट्स के ऊपर जो उनका एक रवैया रहा है, वो बदलाव नहीं आएगा, तो मैं सोचता हूँ भारत को एक आईटी हब सेंटर बनने का मौका है। हम्म। दूसरा जो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग का, हम्म। अब टेस्ला तो अपनी गाड़ियां बनाने वाली है यहाँ पे, एप्पल वाले के प्लान लगे हुए हैं। मैंने ये सुना है, और ये एक प्राइमरी टॉक्स है, कि ताइवान ने कहा है कि सेमीकंडक्टर के जो चिप्स बनते हैं उसके लिए हम भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, तो वो शायद यहाँ आ सकते हैं। जापान के साथ तो हमारा ये जो मेट्रो और ये अपन कौन सी ट्रेन के, तो वर्ड भूल गया मैं, जिसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ, बुलेट ट्रेन। या बुलेट तो ट्रेन। बुलेट ट्रेन की, हाँ, बुलेट ट्रेन में उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेट्रो के लिए उनका इन्वेस्टमेंट्स है। तो जापान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी, ऐसे अनेक देश हैं जो भारत में आके निवेश कर सकते हैं, निवेश करेंगे। और भारत में मैंने जैसे कहा कि सरकार की नीतियां उन राष्ट्रों के लिए फेवरेबल है। भारत के पास विपुल मात्रा में मानव बल है, अब स्किल्ड लेबर की है, सेमी स्किल्ड कहिए, अनस्किल्ड कहिए। कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भारत में काफी लो है। भारत के डोमेस्टिक मार्केट भी अगर वो चाहे तो उसमें आज हम्म। 140 करोड़ जनसंख्या का ये देश है, तो यहाँ लोकल मार्केट मिल सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे भारत के लिए एक एक सुनहरा अवसर है। और इसके लिए निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब सिचुएशन निर्माण होती है ना, हम्म। तो भारत की सरकार को, भारत के प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को, राजनेताओं को, और भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउसेज को एक टीम बनकर काम करना होगा। अगर वो एक टीम बन के कंसेंसस से काम करता है ना, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा चित्र भारत के लिए खड़ा हो सकता है। जी। कमलेश जी, आपने अभी जो बात की डेमोक्रेसी की, कि ये अमेरिका सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अभी ताइवान की आपने बात उठाई, तो ये सब रेलेवेंट मुद्दे हैं। चाइना ने भी कहा है कि भारत को सहयोग देगा। तो ये सब चीज़ें इस तरह से उभर के आ रही हैं कि अमेरिका से कोई दबना नहीं चाहता है। बिल्कुल, अमेरिका जो दबा रहा है हम्म। उसको कोई सहन नहीं कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया आ रही है ये। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सेठी सर। देखिए, विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र की तुम एक सुपर पावर हो, ताकतवर हो, पर उसका अर्थ ये अगर आप करें कि दुनिया के बाकी देशों को आप बिल्कुल ही कुचल दो, जैसे कहें हम, तो वो स्थिति तो दुनिया का कोई भी स्वायत्त देश कर नहीं सकता ना। और प्रधानमंत्री जी का भी मुझे एक वक्तव्य बहुत अच्छा लगा था कि हम अपने आप को और मजबूत करेंगे, हम अपनी सहन शक्तियों को भी और बढ़ाएंगे, हम बहुत सारी चीजों के बिना चला भी लेंगे, लेकिन अपनी जो बेसिक फंडामेंटली एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र पॉलिसी, वो उसके सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनका मैं ये मानता हूँ एक रशियन ऑयल, और दूसरा जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को के लिए भारत की मार्केट को खोलने की बात कर रहे हैं। ये दो ही मुद्दे हैं जिसके कारण आज अमेरिका के साथ अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है। और वो दो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि न भारत कभी भी अपनी बाजार ये सब प्रोडक्ट के लिए खोल सकती है। भारत अपने देश के करोड़ों छोटे छोटे किसानों को डेयरी दूध विकास के व्यवसाय से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों की जीवन से खेल खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट भूमिका है ये। और वैसे ही जहां तक ऑयल की बात है, तो दुनिया में कोई भी देश, कोई भी प्रोडक्ट किसी के पास भी खरीदने के लिए मुक्त होता है। और जहां उसका जो राष्ट्र का, जैसे अपने व्यक्तियों का जैसे हित होता है ना, वैसे देशों का भी हित होता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इस तरह एक नेशनल इंटरेस्ट भी होता है। तो कोई भी कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है वही देखेगा। अगर रसिया से क्रूड उनको सस्ता मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो रसिया से खरीदा। तो ये चीजों की वजह से जो इश्यू बने हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर दबाव उन्होंने डाला, वो नहीं सुन रहे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये भी लगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक क्लेम है, दावा है, वो कि भारत रसिया से तेल खरीद कर रसिया को एक प्रकार से फंडिंग कर रही है।
और रसिया और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रही है। हालांकि यूक्रेन के ही प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रही है। भारत हमेशा ये युद्ध रोकने में अग्रसर रहा है, और रसिया से अगर वो ऑयल खरीद रहा है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि भारत युद्ध चाहता है। तो ये तो जेलेंस्की का ही वक्तव्य है। तो अब आप बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के वक्तव्य का मायना क्या रहा, उसका इम्पोर्टेंस भी क्या रहा। तो दुनिया के अनेक देशों को ये समझ में आया हुआ है, और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, मैंने अमेरिकन सिस्टम्स को देखा है मैंने। तो अमेरिका की भूमिका जो रही है ना हमेशा, कि अपने देश का हित पहले देख लेने का, अपने देशों के हित को देखते हुए को भी उन्होंने दुनिया के बाकी देशों के साथ ये एक ऐसी स्थिति निर्माण की कि अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदना होगा, हम कहेंगे उससे ही खरीदना होगा, हम जो दाम में बेचेंगे होगा। तो वो अब होने वाला नहीं है। कमलेश जी, एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि शेर भी उतना मारता है जितना वो खा सकता है। लेकिन यार नई नई चीज़ें रोज आ रही हैं। पहले टैरिफ आया, जी। उसके बाद में वीज़ा का आया, हम्म। अभी उसके बाद में रेमिटेंस टैक्स आएगा। तो ये तो कोई अंत ही नहीं हो रहा। शेर को पूरा जंगल ही खत्म करना है क्या? जी। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, एक भूमिका अगर आपने हिस्टोरिकली भी अगर हम स्थिति तक देखें, 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय में तो जो आप भी जानते हो, दुनिया दो गठों में, दो गुट में बटी हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। डेमोक्रेटिक कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड यूएस के साथ थे, ईस्टर्न यूरोप और एशिया के कुछ कंट्रीज जो है वो सोवियत यूनियन के साथ था। उस समय पे भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प की थी, क्योंकि पाकिस्तान का साथ हेल्प करने का मतलब ये था, उसका व्यापारिक इंटरेस्ट था, पाकिस्तान को वेपन बेचने का था। और उन्होंने तो अपने नेवी का एक बहुत बड़ा काफिला भी, अगर आपको ध्यान हो, तो इंडियन ओशन में भेज दिया था, एक प्रकार से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को एक धमकी देने के लिए कि अगर आपने ये वॉर में पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं किया तो अमेरिका भी इस वॉर में पाकिस्तान को पूरी मदद करेगा। ये स्थिति उस समय पे भी थी। आज इस बात को भी 55 साल हो गए, लेकिन ये 55 साल में अमेरिका की भूमिका कहीं भी बदली नहीं है। जहां उनके अगर आप देखें, अगर वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे ही होने चाहिए थे। लेकिन वैसे न होते हुए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी बजाय पाकिस्तान, जहाँ डेमोक्रेसी टिकती ही नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कोई चीज नहीं है, बार बार वह मिलिट्री कुप हो जाता है। तो उस प्रकार के देश के साथ उनका व्यवहार बना रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बार, अब जब पूरे विश्व के साथ, कोई एक पर्टिकुलर देश के साथ भी आपका कोई इश्यू हो, कोई आपका विवाद हो, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया के साथ उन्होंने स्थिति कर दी है। और उन्होंने क्या किया है कि आज भी अमेरिका एक ऐसा देश है कि जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी उनको मिल सकती है, अमेरिका में उनकी अपनी एक अच्छी करियर बन सकती है, अच्छी लाइफ बन सकती है। और मैं तो पिछले बार जब न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में किसी एक बड़े व्यापारी से बात कर रहा था, तो मुझे भी ये सुन के जरा आश्चर्य हुआ था कि न्यूयॉर्क में करीबन दुनिया के 120 कंट्री के लोग बसे हुए हैं, 120 कंट्रीज के लोग। तो दैट वे यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक दबदबा है ना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैंने गेट बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि लोग दूसरा गेट खोल कर ढूंढेंगे नहीं, तलाशेंगे नहीं। और ये तो जैसे आपने कहा ना, मैं भी ये मानता हूँ कि ईश्वर भी जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। कमलेश जी, यहाँ मैं एक बात पे आपकी राय चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि ये स्वार्थ की राजनीति है ट्रम्प की। क्योंकि इन्होंने दो चीज़ों पे टैरिफ नहीं लगाया है, फार्मा सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। यानी जहाँ इनको फायदा है तो वहाँ ये चुप कर जाते हैं और बाकी जगह पे कसने की कोशिश करते हैं। सेनेटर, मेरा जवाब यही है जो मैंने अभी अगले पिछली 2 मिनट पहले कहा, कि अमेरिका वो सब चीज करेगी जहां उनका अपना खुद का इंटरेस्ट है। उनके इंटरेस्ट के लिए अब अमेरिका के मेडिसिन जो है तो इंडिया से ही जाती है। अब हजारों लाखों अमेरिकन बिना मेडिसिन तो रह नहीं पाएंगे, तो वो मेडिसिन। पर आज मैं बताऊं, आज मैंने एक बिजनेस चैनल पे देखा है कि वापस उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तो हम फार्मा के ऊपर भी 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन वैसा करेंगे तो मैंने कहा ना, नुकसान उनका ही होगा। बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या होता है कि वो, मैंने कहा वैसे कि वो एक सही वर्ड में यूज करूँ ना, तो एक राजनेता कैसा होना चाहिए। राजनेता जो है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर तो होना ही चाहिए, लेकिन ही शुड बी अ गुड स्टेट्समैन।
Yes. हम कहते हैं ना पॉलिटिशियंस और स्टेट्समैन के बीच में एक डेफिनेशन जो मैंने रिया जी कहीं पढ़ा था, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पॉलिटिशियन हमेशा अगले चुनाव के बारे में सोचता है, और स्टेट्समैन जो होता है ना, वो हमेशा अगले जनरेशन के बारे में सोचता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प या दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को अपने अगले जनरेशन के बारे में, कि आने वाले 50 साल के बाद मेरा राष्ट्र क्या होना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह आज सोच नहीं रहे, लेकिन जी। मैं तो मानता हूं कि आज नहीं तो कल, यानी बहुत जल्द, कोई 4 साल नहीं लगेगा उनका कार्यकाल पूरा हो तब तक, लेकिन 2-4 महीने में स्थिति तो बिल्कुल बदलेगी, बदलेगी ही बदलेगी। जी जी, बिल्कुल बदलेगी सर। और उनके जो रिपोर्ट्स आएंगे, खास करके उनके इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स जो आते हैं हर महीने, वो अच्छे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हेन नहीं आई कर थिंक रहे। थिंग्स विल चेंज। यस। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अब तो सर जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, हाउ इज इट शेपिंग द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन इंडियन इक्विटीज? प्रिया जी, ये दिस इज अ वेरी वैलिड एंड आई वुड से वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। क्या हुआ है, हम जो मार्केट में जो एक एफआईआई का, एफआईआई एक बात हम एक्सेप्ट कर लें, हम्म। FII is a very dominant player in Indian equity market, bond market both. They are major player है। अब ये स्थिति में हम है कि अगर हम मार्केट को 3 हिस्सों में बांटे, तो एक FII है, दूसरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, और तीसरा अपना रिटेल है। फिलहाल जो मेरे पास जो डेटा मैंने एनालाइज किया है, तो मार्केट के नीचे आने का एक कारण ये है कि रिटेलर्स भी मार्केट से थोड़े दूर होने लगे हैं। द वॉल्यूम इन मार्केट इज लो बिकॉज रिटेलर थोड़ा अब पार्टिसिपेट उनका कम हुआ है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि एफपीआई लगातार बेचती रही है, और वो लोग बेच रहे हैं। क्या है कि उनको भी पता है कि भारत के साथ जिस प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे हैं, आने वाले दिनों में आगे क्या स्थिति होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जायंट और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज हेज देयर पोजीशन, दे आल्सो लुक आउट फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस, बाकी सारी मार्केट्सों में मूव कर जाते हैं। तो आज की जो भारत की स्थिति है ना, इसके लिए थोड़ा ये दबाव बना है इंडियन स्टॉक मार्केटों के ऊपर, कि थोड़ा नीचे है। कुछ अच्छे स्टॉक्स के दाम भी थोड़े नीचे आए हैं, पर और रिटेलर जो है थोड़ा वॉल्यूम कम है, ये सब चीजें मैंने कहा। साथ साथ में इतना ही कहूंगा, ये स्थिति जो हम सोच रहे थे उससे कुछ ज्यादा समय चल सकती है। यानी मे बी अराउंड फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो सकता है। और एक मेरा आकलन ये भी है कि इस साल जनरली इक्विटी में म्यूचुअल फंडों का भी अगर हम डेटा निकालें, तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड 12, 14, 16% तक का अर्निंग दिखा देते हैं। शायद ये 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में हमको इक्विटी में वो रिटर्न देखने को नहीं मिले। रिटर्न्स के शायद सिंगल डिजिट में आ जाए, 6%, 7%, 8% की रेंज में। लेकिन मैं हमेशा जो कहता हूँ, आज भी कहूंगा दर्शकों के लिए, नंबर वन, आप जब भी निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ही मार्केट में निवेश करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि मार्केट में कब कब अवसर मिलते रहते हैं। यानी अभी जो मैंने कहा, आज मैं भी देख रहा था, कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं जो अपने हाई लेवल पे थे, जहाँ पे आप जैसे 52 वीक हाई कहो, तो वहां से वो करीबन 30-40% नीचे आए हुए हैं। कुछ स्टॉक 50% नीचे का आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सब स्थिति में है ना, एक इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो हर मार्केट की गिरावट में आपकी कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट है, आपके कंसल्टेंट की एडवाइस लेके निवेश करना चाहिए। और दूसरा, मेरी राय ऐसी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में है, तो कृपया एसआईपी बिल्कुल बंद ना करें। एसआईपी का कंटिन्यूअस जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट आपका जाता है, वो आप चालू ही रखिए। हाँ, आप रिव्यू कर सकते हो। आपके एडवाइजर अगर रिव्यू करके कहते हैं कि आप ये स्कीम से निकल के ये स्कीम में जाइए, ये स्कीम से निकल के ये स्कीम में जाइए, वो आप इंटरनल आप मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू रखिए, क्योंकि ये मार्केट में, मैं फिर से कहूंगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा रहता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो रिसर्च और एनालाइज करने के बाद इन्वेस्ट करता है, अच्छी कंपनी फंडामेंटल्स चेक करके करता है, उनके इस मार्केट में फेल होने की संभावना, मैं कहूँ, हार्डली 0.01% है।
जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जो फिलहाल टैरिफ वॉर चल रहा है, तो आप इंडिया के रिलेशंस जो है, ट्रेड रिलेशंस, वेयर डू यू सी दीज ट्रेड रिलेशंस पोस्ट द टैरिफ वॉर विथ यूएस, ईयू एंड एशिया? यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड में कोई बाधा रुकावट नहीं है। वो एज यूजल जो हम्म। हमारा एक्सपोर्ट है वो चालू रहेगा। ब्रिटेन के साथ तो हमने एफटीए साइन कर लिया है, तो ब्रिटेन के साथ इश्यू नहीं है। हम्म। ओके। अब जो एक नई मार्केट को हम तलाश कर रहे हैं और हम्म। करना चाहिए, मैं सोचता हूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिकन से और हम्म। कुछ एशियन कंट्री से, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा फोकस करना होगा। फोकस चालू है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम्म। सरकारी नीतियां उस प्रकार की बन रही है। एक्सपोर्टर्स भी नई मार्केट ढूंढ रहे हैं। और वो बात कंट्रियों के अंदर मैं सोचता हूँ कि भारत को काफी सुनहरा अवसर है। हम्म। उनको मौका मिलेगा कि अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, तो हम्म। और हमने देखा ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा जो आए जुलाई अगस्त में, तो हम्म। अगस्त में तो दोनों का वॉल्यूम कम हुआ था, यानी हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ है और हम्म। एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। स्पेशली एक्सपोर्ट यूएस से कम हुआ है। लेकिन आने वाले ये 2-3 महीने में अगर हम अपना जो मैंने अभी मार्केट की बात की, वहाँ अगर हम कुछ ब्रेक थ्रू करते हैं, तो भारत के लिए एक अच्छी नई शुरुआत होगी। हम्म। जी। सेठी सर, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू? नहीं, अच्छी चर्चा हुई और काफी जी। कुछ नया जानने को मिला। बिल्कुल। कमलेश जी, थैंक यू सो मच। हर बार की तरह मोस्ट आपके साथ वेलकम। बहुत अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक धन्यवाद, यू। नमस्ते थैंक यू सर। कमलेश जी, धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार। प्रिया जी। थैंक यू।